नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर हम लोग हिंदी के अंदर समास का टॉपिक पढ़ रहे हैं और अब तक इस समास के ऊपर हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें पहले अव्ययी भाव समास पढ़ा था और उसके बाद में तत्पुरुष समास और द्विगु समास पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। तो देखिए बच्चों, जो कर्मधारय समास होता है उसको सीखने का तरीका क्या है, यानी कि वह समास जिसमें उपमेय उपमान की प्रधानता होती है और विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो देखिए, कर्मधारय समास अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये जो 4 शब्द मैंने आपके सामने बोले, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय, इन चारों शब्दों को आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी आप इस समास को अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो कर्मधारय समास है, यहां मैं इसकी पूरी परिभाषा लिख देता हूं कि वह समास जिसमें विशेषण व विशेष्य तथा उपमान व उपमेय की प्रधानता होती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। वह समास जिसमें विशेषण विशेष्य तथा उपमान व उपमेय की प्रधानता होती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले जो आप इसको क्रम से सीखते हुए चलेंगे, तो यहां पहले मैं लिख रहा हूं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय यानी ऐसे पॉइंटों में चीजों को सीखेंगे। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, इसमें पहला पद क्या आता है बच्चों, विशेषण आता है, और जो दूसरा पद होता है वह विशेष्य होता है। और जब विग्रह करते हैं तो ये जो दोनों पद दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पदों के बीच में है जो, या फिर जिसका, या फिर जिसकी, जिसके इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो, या जिसका, जिसकी, जिसके इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए बच्चों कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण क्या होते हैं? तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द की या फिर सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ आप ये देखिए कि जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा आता है, यानी गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह होता है संख्यावाचक विशेषण। और तीसरे नंबर पर हम बात करें तो वह होता है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथे नंबर की अगर हम बात करें बच्चों तो वह होता है संकेतवाचक। कौन सा होता है? संकेतवाचक विशेषण होता है। तो ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर आप लोगों को ये कर्मधारय समास सीखना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको विशेषण शब्द समझ में आने चाहिए। तो विशेषण शब्द 4 तरह के होते हैं। गुण का मतलब हो गया कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दिशा, स्वाद, स्पर्श इत्यादि की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई रंग की बात होगी, तो यानी जैसे मान लीजिए अपन कह रहे हैं कि काला कपड़ा, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? काला कपड़ा। जैसे ये वीर जो है पुरुष, वीर पुरुष हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं सुंदर बालक, क्या बोल रहे हैं?
सुंदर बालक बोल रहे हैं, या आपसे कह रहे हैं कि सफेद घोड़ा। तो ये जो आगे शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, काला, वीर, सुंदर, सफेद, ये वाले शब्द तो कहलाते हैं बच्चों विशेषण। ये क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और ये जो पीछे संज्ञा शब्द आ रहे हैं, ये पीछे क्या आ रहे हैं? संज्ञा शब्द, ये कहलाते हैं विशेष्य। ये क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। तो देखिए अपनी परिभाषा क्या कह रही है कि इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। तो प्रथम पद यहां देखिए विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो ये दो चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। ये दो चीजें आप समझ जाएंगे तो आसानी से इन चीजों को नोट कर सकते हैं। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि जब इस तरह की कंडीशन हो आपके सामने तो आप समझ जाना कि यहाँ कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास है तो इसका विग्रह करने का तरीका क्या है, ये भी आपके सेट होना चाहिए। तो मैंने कहा कि दोनों पदों के बीच में आपको क्या लिखना है, या तो है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इनमें से किसी शब्द को आपको लिखना है। जैसे अपन कह रहे हैं काला कपड़ा और इसका विग्रह करना है तो क्या करेंगे? काला है जो कपड़ा। क्या बोलेंगे? काला है जो कपड़ा। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष। सुंदर बालक, सुंदर है जो बालक। सफेद घोड़ा, सफेद है जो घोड़ा। समझ बैठी बात? तो इस तरह से आप ये कर्मधारय समास को समझ जाएंगे। अब मान लीजिए संख्या की बात हो रही है तो संख्या यहां एक विशेषता के रूप में नहीं आएंगे। जैसे 4 बालक, ठीक है, तो 4 है जो बालक, ऐसे अपन संख्या की बताएंगे। परिमाण का मतलब जो होता है वो वजन को नापने तोलने वाले मापक शब्द आते हैं, जैसे 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, इस तरह से चलते हैं। और ये संकेत, तो यहाँ इन चीज़ों को ध्यान ना रखकर केवल गुण वाली जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको ये विशेषण शब्द क्या होते हैं समझ में आ गए होंगे कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण शब्द कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है बच्चों कि जैसे यहां मैंने आपको सबसे पहले परिभाषा लिखी हुई है तो आप परिभाषा लिखेंगे और फिर यहां पर इसे लिख देंगे। और यही जो बात मैंने यहां नोट कर रखी है इसको ही मैं लिख और देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहली बात समझ में आएगी। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है? विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो, जिसका, जिसकी, जिसके इत्यादि शब्दों को लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने देखिए ये उदाहरण है जो महत्वपूर्ण है। कृष्ण सर्प, या आपके संस्कृत में भी हो सकता है, हिंदी में भी, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो कृष्ण सर्प है तो अपन देखिए कृष्ण का मतलब होता है काला और सर्प का मतलब होता है सांप। काला है जो सांप, यानी इसको जब विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे जो मूल शब्द होते हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला है जो सर्प। सर्प का मतलब होता है सांप। काला है जो सांप। ठीक है, कृष्ण सर्प हो गया। मान लीजिए यहां अपन कह रहे हैं वीर पुरुष। क्या लिख रहे हैं? वीर पुरुष। तो क्या लिखेंगे इसको? वीर है जो पुरुष। तो ये क्या बन जाएगा? वीर पुरुष बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से आप लोग बहुत सारे जो उदाहरण हैं उसे कर सकते हैं। श्वेत वस्त्र, यानी श्वेत है जो वस्त्र।
श्वेत हैं जो वस्त्र, तो हो जाएगा श्वेत वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको विग्रह कर सकते हैं। ये आप खुद करके देखें। जैसे मैं बोल रहा हूँ अल्प आयु, तो क्या करेंगे, अल्प है जिसकी आयु, अल्प है जिसकी आयु। अगर आपसे कह रहे हैं दीर्घ आयु, तो दीर्घ है जिसकी आयु। मान लीजिए अपन कह रहे हैं मंद बुद्धि, तो मंद है जिसकी बुद्धि, मंद बुद्धि हो जाएगा। ठीक इसी के साथ साथ और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है बच्चों आप लोगों को, कि इसके अगला नियम बता रहा हूँ। यहाँ आप ये समझ लीजिए, ये इसके एक नियम हो गया एक तरह से, और इसी के बाद में यहाँ दूसरे नियम के रूप में आप ये ध्यान रखेंगे, यदि निंदा अर्थ में, यदि निंदा, यानी निंदा का मतलब क्या होता है, किसी की बुराई करना। जैसे अपन कह रहे हैं खराब है, बुरा है, यदि निंदा अर्थ में कु अव्यय का प्रयोग किया जाए तो विग्रह करने पर कु के स्थान पर, कु के स्थान पर कुत्सित लिखते हैं और विग्रह हो जाएगा। तो आप तो ये ध्यान रखिए, एक भी उदाहरण मत याद करिए। आप तो ये देखिए कि किसी भी शब्द से पहले कु लगे, यानी कु बालक, कु पुत्र, कु पुरुष, कु नारी, कु मार्ग, ठीक है, कु राजा, इस तरह से कु शब्द लगेगा शुरू में। तो आपका जो विग्रह करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कु पुत्र, तो इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, कुत्सित। कुत्सित का मतलब ही क्या रहता है, बुरा या खराब। एक तरह से ये अर्थ नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट ही करना, कुत्सित है जो पुत्र, तो क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां यूं कह रहे हैं कु बालक, तो क्या करेंगे, कुत्सित है, कुत्सित है जो बालक। ठीक है, तो इसमें कितने भी उदाहरण बना लीजिए, आपने तो ये ध्यान रखना है कु अगर किसी भी शब्द से पहले, संज्ञा शब्द से पहले ही मिलेगा आप लोगों को, कु मिलेगा, तो कु की जगह कुत्सित करेंगे जब विग्रह करेंगे। क्लियर। अब देखिए अगला नियम क्या है, जो सुअव्यय है इसका अर्थ क्या ले, सुंदर या सुष्टु। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब विग्रह करेंगे तो सु के स्थान पर सुंदर या सुष्टु लिखकर विग्रह कर देंगे। जैसे मान लीजिए यूं कह रहे हैं सुबालक, तो सुबालक का क्या करेंगे, सुंदर है जो बालक, ये इसका विग्रह हो गया सुबालक का। ठीक है ना। इसी तरह सुपुत्र, सुंदर है जो पुत्र। ठीक है, सुमित्र, सुंदर है जो मित्र, अच्छा है जो मित्र। सुपाच्य, अच्छा है जो पचने में। इस तरह से इनका विग्रह करते चलेंगे। इसी के अंदर चौथा नियम यह है कि अगर आपको सत, महत, परम, उत्तम, उत्कृष्ट शब्द अगर दिखाई दे, शब्दों के योग में कर्मधारय समास होता है। ठीक, अगर ये वाले शब्द के जो हैं ये शब्द से पहले ही नजर आएंगे। अब ये ध्यान रख लेना, जब महत शब्द आएगा बच्चों, तो इस महत की जगह आपने करना क्या है, महान करना है। क्या करना है, महान। अगर पुल्लिंग होगा तो महान, और अगर स्त्री होगी तो क्या करेंगे, महती। स्त्री होगी तो क्या करेंगे, महती करेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर विग्रह करके दिखाता हूँ कुछ शब्दों का। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ महात्मा, तो आप करेंगे महान है जो आत्मा, तो ये बन जाएगा महात्मा। अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ महादेवी, तो आप बनाएंगे महती है जो देवी। अगर पुरुष होगा तो महान, स्त्री होगी तो महती शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ये जितने भी शब्द हैं इनको आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ परमात्मा,
तो इसका विग्रह क्या करेंगे, परम है जो आत्मा, तो क्या बन जाएगा ये, परमात्मा बन जाएगा। उत्तम पुरुष, उत्तम है जो पुरुष, उत्कृष्ट बालक, उत्कृष्ट है जो बालक, सतमार्ग, सत्य मार्ग यानी सन्मार्ग बोलेंगे इसको अपन, तो सत्य है जो मार्ग यानी अच्छा है जो मार्ग। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका विग्रह कर सकते हैं। तो पूरा ये जो अभी पढ़ाया मैंने, केवल किसकी बात हो रही है यहाँ पर बच्चों, विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है। यानी पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर कर्मधारय समास होगा, और इनका जब आप विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में केवल आपको क्या लिखना होता है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, और ये क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग जो उपमान और उपमेय वाली बात है उसे भी समझते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं कि जो उपमान और उपमेय होता है वो कैसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम लोग विशेषण के बाद में अब हम बात कर रहे हैं उपमान की। तो सबसे पहले आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। अब चूंकि आप लोग 9th क्लास के विद्यार्थियों और आपने इससे पहले अलंकार का टॉपिक पढ़ लिया है, और अलंकारों के अंदर मैंने आपको एक उपमा अलंकार पढ़ाया था, और उपमा अलंकार को जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई थी कि उपमान और उपमेय क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो अलंकार वाले वीडियो नहीं देख रखे तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये पहला पॉइंट है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। तो इसको आप समझ चुके हो कि इसके अंदर जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, विशेषण। ठीक, तथा दूसरा पद कौन सा होता है इसमें, विशेष्य होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नियम की, इसके उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। तो ये क्या कहता है बच्चों कि इसके अंदर पहला पद तो होता है उपमान और दूसरा पद होता है उपमेय। ठीक है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो बीच में लगाते हैं हम के समान। क्या लिखते हैं, के समान, या फिर लिखते हैं जैसा या फिर जैसी। ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये नियम आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि क्या नियम है कि इसमें प्रथम पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। पहली बात क्लियर। दूसरी क्या करना आपने, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में के समान या फिर जैसा, जैसी इत्यादि शब्द लिखते हैं। ठीक, तो अब देखिए बच्चों, मैं आपको ये समझा रहा था कि उपमा अलंकार, क्या समझा रहा था, उपमा अलंकार को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। उपमा अलंकार का मतलब होता है कि जब हम उपमेय की उपमान के साथ, उपमेय की उपमान के साथ उसके गुण, धर्म और स्वरूप के आधार पर क्या की जाती है, तुलना की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ उपमा अलंकार के मैंने आप लोगों को अंग समझाए थे। तो कितने अंग होते हैं इसके, 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चों, 4 अंग होते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहला क्या आता है, इसमें आता है उपमेय। क्या चीज़ आती है, उपमेय। और दूसरे नंबर पर क्या होता है, वह होता है उपमान। और तीसरे नंबर पर जो होता है वाचक शब्द।
और अगर चौथे नंबर पर हम बात करें तो ये होता है साधारण धर्म। क्या चीज़ होती है ये? साधारण धर्म। तो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये 4 अंग होते हैं। तो देखिए उपमेय का मतलब क्या होता है? उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। और उपमान का मतलब होता है जिसके साथ तुलना की जाती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं वाचक शब्द? ये समानता बताने वाले, समानता बताने वाले शब्द होते हैं। अब ये समानता बताने वाले शब्द कैसे होते हैं? जैसे मैंने लिखवाया है सा, सी, से, सदृश, सम, इव, वत, तुल्य, समान, जैसा, जैसी, इस तरह के शब्द होते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना करते हैं। और जब भी कोई काव्य लिखा जाता है या कोई कविता लिखी जाती है तो वहाँ पर उसका जो नायक होगा या जो नायिका होती है वो एक मनुष्य रूप में होते हैं। तो मनुष्य के जो शरीर के अंग होते हैं जैसे हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक, यानी मनुष्य से संबंधित जो बातें होती हैं वो क्या कहलाएंगी? उपमेय। उनकी तुलना की जाएगी। और उपमान क्या होता है? वह प्रकृति से जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, नदी, तालाब, झरने, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, जो भी हैं, इस तरह से जो प्रकृति होती है उसके साथ तुलना होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई सीता जी का मुख सुंदर है, तो ये सामान्य सी स्थिति होगी। लेकिन अपन इसी चीज़ को यूँ कहें सिए मुख चंद्र सा सुंदर है, चंद्र सा सुंदर है। तो अब देखिए सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये थोड़ी लाइन जो है अट्रैक्टिव हो जाती है। तो कुल मिलाकर सीता जी का जो मुख है वो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। और चंद्रमा जो है वो प्रकृति है, वो क्या हो गया? उपमान हो गया। तो ठीक है ना, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। तो यहाँ ये अलंकार समझाना मेरा उद्देश्य नहीं है, इसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना रखे हैं, वहाँ आप देख सकते हो। केवल आपको यहाँ ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, ये 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो आपने बात पढ़ी थी उसमें विशेषण और विशेष्य की बात हो रही थी, लेकिन अब किसकी बात हो रही है? उपमान और उपमेय की बात हो रही है। तो आप लोगों को ये दिमाग में बैठ गया होगा कि यहाँ पहला पद जो होता है बच्चों वह उपमेय होता है, और दूसरा पद जो पहला पद है वो उपमान होता है, और दूसरा पद जो होता है वो उपमेय होता है। तो अब इसका विग्रह करने के तरीके देखिए और उदाहरण भी समझने की कोशिश करिए बच्चों। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब चंद्रमुख शब्द है, इसमें जो चंद्र शब्द है ये चंद्रमा हो गया, और मुख मनुष्य के से संबंधित है, चंद्रमा के समान मुख है। तो पहला पद देखिए ये उपमान है और ये मुख जो है ये उपमेय है। तो इसका विग्रह जब करेंगे तो क्या करेंगे? चंद्र जैसा मुख या चंद्रमा के समान मुख, चंद्र जैसा मुख या चंद्रमा के समान मुख। जैसे अपन यूँ लिखते हैं घन श्याम, तो देखिए घन का मतलब होता है बादल, जैसा श्याम, ठीक है ना, यानी सांवला, घन जैसा श्याम यानी श्याम वर्ण का हो गया। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए अपन कह रहे हैं कि राजीव नयन। अब नयन का मतलब नेत्र होता है और राजीव का मतलब होता है कमल। हम इसको सीधे तौर पर यूं भी लिख सकते हैं कमल नयन। क्या लिख सकते हैं? कमल नयन। तो अब देखिए पहला पद जो है वो उपमान है। राजीव नयन का मतलब हो गया राजीव के समान, राजीव मतलब कमल हो गया, के समान नयन, नयन यानी नेत्र। और इसका जब करेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा कि कमल के समान
नयन, कमल के समान नेत्र हो गए। ठीक है, अब देखिए एक और चीज होता आती है, तीसरे नंबर का रूल और समझिएगा, फिर इन दोनों में अंतर करना बताऊंगा मैं आप लोगों को, और फिर जाकर हमारा जो कर्मधारय समास है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या होता है, उपमानोत्तर पद कर्मधारय, उपमानोत्तर पद कर्मधारय। इसका मतलब है बच्चों कि इसमें प्रथम पद जो होगा वह उपमेय होगा और जो दूसरा पद होगा वह उपमान होता है। प्रथम पद उपमेय और दूसरा पद क्या होता है, उपमान होता है। ठीक है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने का तरीका क्या रहेगा, विग्रह करने पर सबसे पहले लिखेंगे उपमान, फिर लिखेंगे रूपी और फिर लिखेंगे उपमेय। ठीक है, फिर लिखेंगे, यानी कि यहां से इसका विग्रह शुरू करेंगे, उपमान फिर रूपी और फिर उपमेय। तो अब जैसे ये जितने भी उदाहरण पढ़े इनको उलट दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं मुख चंद्र, क्या लिख रहा हूं, मुख चंद्र। तो अब यहां देखिएगा बच्चों कि इसके अंदर जो पहला पद है वो क्या है, उपमेय है, और जो दूसरा पद है वो क्या चीज है, ये उपमान है। जब इस तरह की कंडीशन हो किसी उदाहरण में तो विग्रह करने का तरीका क्या रहेगा, चंद्र रूपी मुख। क्या करेंगे, चंद्र रूपी मुख। जैसे आपसे कह रहे हैं देहे लता, अब देहे लता, देहे मतलब शरीर और लता यानी बेल। अब अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो गलत हो जाएगा ना भाई, देहे के समान लता थोड़ी ना होती है, लता के समान देह होती है। तो आप यहाँ जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, लता रूपी देहे, क्या करेंगे, लता रूपी देहे। अब देखिए यहाँ कर रहे हैं वचनामृत, तो अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं पाषाण हृदय, पाषाण मतलब पत्थर और पत्थर के समान हृदय है, तो अब बताइए कहाँ आएगा ये, इस जगह लिखा जाएगा नहीं जाएगा। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं पाषाण हृदय। अब पाषाण हृदय का क्या करेंगे, पाषाण के समान हृदय, यानी पत्थर के समान हृदय कठोर है, पाषाण हृदय। जैसे मृग नयन है तो मृग के समान नेत्र हो गए, मृग नयन, मृग के समान नेत्र हो गए। लेकिन यहाँ जो उदाहरण आ रहे हैं बच्चों वो बिल्कुल उल्टे तरीके से, यानी जैसे अपन बोल रहे हैं नर सिंह, तो देखिए नर के समान शेर होगा क्या, नहीं हो सकता ना। क्या करेंगे अपन, सिंह रूपी नर, क्या करेंगे, सिंह रूपी नर, नर यानी मनुष्य, सिंह रूपी नर। तो देखिए इस तरह से आप लोगों के सामने ये तीन कंडीशनें आ रही हैं, एक विशेषण और विशेष्य की बात होती है, एक उपमान और उपमेय की बात होती है, और एक जो हो रही है बात बच्चों वह उपमेय और उपमान की हो रही है। तो आप यहाँ तीन तरीके से इस कर्मधारय समास को सीखने की कोशिश करें। वापिस सुनिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्मधारय समास के अंदर विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है। दूसरी बात बताइए कि इसमें उपमान और उपमेय की भी प्रधानता होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने विशेषण की बात समझी। विशेषण क्या होते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। लेकिन उपमान और उपमेय क्या होते हैं बच्चों, कि जब किसी काव्य में या साहित्य में या किसी कविता को जब हम लिखते हैं तो वहाँ उसका जो नायक या नायिका होते हैं उनकी तुलना प्रकृति के साथ करते हैं, तो वो उपमान और उपमेय होते हैं। क्या चीज़ होते हैं वो, यानी मनुष्य से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो उपमान होंगी, ठीक है, वो उपमेय होंगी क्योंकि उसकी तुलना करेंगे, और प्रकृति से जुड़ी हुई जो बातें होंगी वो क्या कहलाएंगी आपकी, वो उपमान कहलाती है। क्या कहलाती है वो, तो देखिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको इसके जो मिक्स उदाहरण हैं वो समझाता हूं, और आप लोग बताने की कोशिश करना कि यहाँ पर इनका विग्रह कैसे होगा। ठीक है,
अब मैं इसको मिटा देता हूँ, सब चीज़ें मिटा रहा हूँ। तो 3 तरह की ये चीज़ें हैं और ये वापस से मैं आपके सामने नोट करूँगा तीनों को तुलनात्मक तरीके से अध्ययन कैसे किया जाता है और कैसे आप तीनों का अंतर जो है सीख पाएंगे, इनके बारे में मैं आप लोगों को एक साथ समझाता हूँ तीनों। और ये तीनों चीज़ें एक साथ आप पढ़ेंगे और उसी तरह आप अपने रजिस्टर में भी नोट कर लेंगे, तो ये फिर आपको 10th क्लास के अंदर भी दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से मैं आप लोगों को ये कर्मधारय समास समझा रहा हूँ, आगे कभी भी आप लोग इसको नहीं भूल सकते। केवल नियम आपके माइंड में होनी चाहिए और उसके बाद काम है ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस करना, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा विषय है बच्चों जिसे हम कभी भी रट कर नहीं सीख सकते। इसके लिए तो आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। तो देखिए 3 चीज़ें हैं हमारे पास में। पहला विशेषण और विशेष्य, एक तो है विशेषण और विशेष्य, ठीक है। प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। ये कौन सा पद हो गया, प्रथम हो गया, और ये कौन सा हो गया, दूसरा पद हो गया, ठीक है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो विग्रह करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग इन दोनों के बीच में, या तो है जो लिखते हैं, या फिर क्या लिखेंगे, जिसका, या फिर क्या लिखेंगे, जिसकी, या फिर लिखेंगे जिसके। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ ये लाइन आ गई, ठीक। सेकंड नंबर पर हमने बात करी कि इसमें प्रथम पद उपमान होता है और दूसरा पद क्या होगा, उपमेय होगा, ठीक है। प्रथम पद उपमान और दूसरा पद उपमान, तो फिर ऐसी कंडीशन आएगी तो देखिए ये प्रथम पद आता है और ये कौन सा हो गया, दूसरा पद हो गया। तो यहां जब विग्रह करेंगे तो क्या लगाएंगे, के समान, या फिर क्या लिखते हैं, जैसा, या फिर जैसी। और ये जो तीसरी कंडीशन बनती है बच्चों इसके अंदर, वो तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि पहला पद जो है वह उपमेय हो जाएगा और जो दूसरा पद है वह क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पद हो गया, ये प्रथम पद, और ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। इस तरह की कंडीशन आती है तो आपका विग्रह करने का तरीका आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले उपमान को लिखा जाता है, फिर रूपी शब्द लिखते हैं और फिर उपमेय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, फिर उपमेय लिखा जाता है। तो ये 3 कंडीशन है आपके सामने और इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपने उदाहरण जो हैं याद करते रहें बच्चों। अब यहाँ देखिए ये विशेषता बताने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विशेषता बताने की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं मान लीजिए आपके सामने लिख रहा हूँ लोहो पुरुष, एक उदाहरण लिख दिया लोहो पुरुष। अब ये लोहो पुरुष है तो लोहा कैसा होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। लोहे के समान पुरुष है, लोहे के समान कैसा है, पुरुष है। तो लोहो के समान पुरुष, तुलना हो रही है नहीं हो रही भाई, लोहे के समान पुरुष है तो ये हो गया लोहो पुरुष। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कमल नेत्र, तो ये उदाहरण आप पढ़ ही चुके हो अभी, कमल नेत्र, तो क्या करेंगे, कमल के समान नेत्र, कमल नेत्र हो गया, कमल के समान नेत्र, कमल नेत्र हो गया। जैसे मैं कह रहा हूं कुबुद्धि, क्या लिख रहा हूं, कुबुद्धि, तो अब इसका विग्रह क्या करेंगे, देखो मैंने कहा किसी भी संज्ञा शब्द से पहले कु दिखाई दे तो उसको कु के स्थान पर क्या करना है, कुत्सित। तो क्या करेंगे, कुत्सित है जो बुद्धि, तो कुबुद्धि हो गया। अगर इसी को हम कह दें मंद बुद्धि तो क्या करेंगे इसको, मंद है जिसकी बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, वो मंद बुद्धि हो गया। अगर हम इसको ये कहें कुमति तो कुत्सित है जो मति। अगर महासागर लिखें, क्या लिख रहे हैं अपन, महासागर, तो क्या करेंगे, महान है जो सागर,
कौन सा रूल लग गया? सत, महत, परम, उत्तम, उत्कृष्ट शब्दों के योग में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। महाशक्ति, महती है जो शक्ति, अल्पायु, अल्प है जिसकी आयु, इस तरह से अपन बताएंगे। अब देखिए पद पंकज, यहां लिख रहा हूं मैं पद पंकज। अब पद पंकज का मतलब देखो, पद का मतलब पैर, पंकज मतलब कमल। पैर कमल के समान है, पैर कमल के समान है। तो अपन देखिए पहला पद क्या आ रहा है? ये उपमेय जिसकी तुलना कर रहे हैं। तो वापिस से शुरू, पीछे शुरू करेंगे इसको। पंकज यानी कमल रूपी पद यानी पैर, कमल रूपी पैर, पद पंकज, पंकज रूपी, ठीक है ना। ऐसी चरण कमल आ जाए तो चरण कमल यानी चरण कमल, तो चरण रूपी कमल यानी चरण कमल, यहां लिख रहे हैं चरण कमल, तो क्या करेंगे? कमल रूपी चरण, ठीक है। तो इस तरह से देखिए तीनों के अंदर अलग अलग दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा आप लोगों को? तीनों का अंतर दिख रहा है स्पष्ट तौर पर, ठीक है। तो आप इसी तरह से ये जो कर्मधारय समास है इसको सीखेंगे और अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर आप इसको नोट कर लेंगे एज इट इज़, और पूरा समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, केवल कर्मधारय समास पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास है उन दोनों को भी हम लोग पढ़ेंगे और उन्हें भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार उन बाकी बचे हुए समास को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।